नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट विद्यापीठ में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो प्रियम्बल है उसके बारे में। देखिए प्रियम्बल क्या है। जिस तरह कोई भी बुक होती है उसके स्टार्टिंग में उसका इंडेक्स होता है या फिर प्रीफेस होता है, उसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसके स्टार्टिंग में क्या है, आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। ये जो प्रियम्बल होता है इसके अंदर आपका जो पूरा निचोड़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं या फिर हमारा जो देश है उसके संविधान का नेचर किस तरह का है, वो सारा चीज़ें आपको सिर्फ एक प्रियम्बल पढ़ के ही पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर कई शब्द जो हैं इंपॉर्टेंट यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये सब जो चीज़ें हैं यूज़ की गई हैं। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको इन शब्दों के मतलब पता होंगे, वो इजीली इंडिया का जो प्रियम्बल है उसे पढ़कर बता सकता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के जो रूल्स रेगुलेशन है या फिर किस तरह की विचारधारा को फॉलो करता है। अब देखिए बात करें प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो प्रियम्बल को थोड़ा सा आज जान लेते हैं एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम प्रियम्बल की शुरुआत करेंगे इसको पढ़कर कि क्या इसके अंदर लिखा गया है। देखिए एक चीज़, आपका क्वेश्चन क्या है, ये जो प्रियम्बल है आपका, ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास किया गया है जिसके द्वारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास किया गया था। अब ये बात बताने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है भारत का, वो एक सेपरेटली पास किया गया था। हमारी जो संविधान सभा थी उस टाइम की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आज़ादी से टाइम की, और ये जो प्रियम्बल था ये आपका अलग से पास किया गया था। मतलब दोनों एक साथ नहीं पास किए गए थे, दोनों चीज़ें सेपरेटली पास की गई थी। प्रियम्बल अलग से पास किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग से पास किया गया था। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है क्या वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। बहुत सारी जजमेंट आई थी, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रियम्बल इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो डेफिनेटली जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे बात करते हैं प्रियम्बल के अंदर वर्डिंग क्या है। एक इसका एक एक शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। अब यहाँ पे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है, किसके अंदर, एक सॉवरेन स्टेट के अंदर, उसके बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। ये कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो पॉलिटी के अंदर आप कई बार पढ़ते होंगे। ये कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं जो डिफरेंट नेशंस जो है फॉलो करते हैं। हमारे देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सॉवरेन लिखा गया है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो देश है वो आपका क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसके ऊपर किसी भी तरह किसी दूसरे देश का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये इसीलिए वर्ड ऐड किया गया है क्योंकि जब आप देखेंगे कि इंडिया पिछले 200-250 साल जब आज़ादी का था, उससे पहले ब्रिटिशर्स के कब्जे में रहा है, उसका गुलाम रहा है। तो जब हम नया देश बना रहे थे 1947 के अंदर, तो ये शब्द लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा देश है अब वो किसी दूसरे देश के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, या फिर किसी दूसरे देश का जो हक है हमारे देश के इंटरनल अफेयर्स में या एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं होगा। तो ये शब्द इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सॉवरेनिटी, क्योंकि हमारे देश के जो उस टाइम पे लोग थे, जो उस टाइम पे पॉलिटिशियन थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर देश के अंदर किसी भी दूसरे देश का, अगर हम नया देश बना रहे हैं उसके अंदर किसी भी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा सा भी होता है तो वो चीज़ें ख़राब कर सकता है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो आए थे तो वो भी इसी वजह से आए थे, क्योंकि हमारे जो उस टाइम पे देश तो नहीं था, लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजाओं के क्षेत्र थे, उनमें क्या है, ब्रिटिशर्स ने पहले उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर ही जो घुसना शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसलिए ये शब्द लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। बात करें सोशलिस्ट की, सोशलिस्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो होती है वो अपने कंट्री के ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का हक होता है। और सोशलिज्म एक विचारधारा भी है जो ये भी कहती है कि जो सरकार है उसको अपने देश के या फिर जो गरीब है या फिर मजदूर है, किसान है, उनकी देखभाल करनी है, और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं स्टेट के अंडर जो आती हैं वो सरकारी होनी चाहिए। जिस तरह से एग्जांपल लेके चले, हमारे यहाँ पर बीएसएनएल जो है एक सरकारी कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर के अलावा बहुत सारी सरकारी चीज़ें और भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ऑयल हो गया, जो आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या फिर उसके अलावा बिजली हो गया, या फिर रेलवे हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, सरकारी देखने को मिलती हैं। इससे होगा क्या कि ये जो सोशलिस्ट विचारधारा है जिसके अंदर बात की जाती है मज़दूरों, किसानों के बारे में,
उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो डिज़ायर्स है या फिर उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम सोशलिज़्म के बिल्कुल अपोज़िट अगर एक विचारधारा की बात करें जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ये कैपिटलिस्ट जो विचारधारा है ये आपकी यूएसए में फ़ॉलो की जाती है और इंडिया में भी फॉलो की जाती है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। कैपिटलिस्ट का मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो इकोनॉमी होगी उस पे क्या होगा, जो बड़े बड़े लोग होंगे, वहाँ के अमीर लोग, उनका हक होगा और ज़्यादातर चीज़ें क्या होंगी, प्राइवेटाइज्ड होंगी, सरकार का हक नहीं होगा। तो भारत के अंदर ऐसी स्थिति हम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है गरीब और अमीर के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या है, सोशलिज्म को अडॉप्ट करना ही पड़ना था। नेक्स्ट बात करें सेक्युलरिज्म की। अब सेक्युलरिज्म आप सब लोग जानते होंगे, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसका मतलब ये है कि भारत के अंदर किसी भी धर्म को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी या फिर किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा या फिर यूँ कह लीजिए कि सभी को एक समान जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो वो आपका सेक्युलरिज्म होता है, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। उसके अलावा बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन वाले, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की, जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो देश होगा वो लोकतांत्रिक होगा। क्या इसके अलावा और भी हमारे पास कोई ऑप्शन था? बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं जो किस डेमोक्रेसी के अलावा आपकी मोनार्कियल सिस्टम भी बनता है, डिक्टेटरशिप भी बनता है। ये सारे सिस्टम क्या है जो वर्ल्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने को मिल सकते हैं। बहुत रेयरली होगा लेकिन देखने को मिल सकते हैं। मोनार्कियल सिस्टम होता है जिसमें कि आपको एक राजा देखने को मिलता है, और राजा कहाँ होता है, राजा आपका इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में आपका राजा है। और डिक्टेटरशिप की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का। वहाँ पर जो रूलर है आपका किम जोंग, उसके बाद जो जिसको भी वो डिसाइड करेंगे वो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। सो डिक्टेटरशिप और ये मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद अगला फिर वो बनेगा, मतलब उनकी परिवार में जो है सत्ता घूमती रहेगी। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सत्ता होती हैं वो लोगों के हाथ में होती हैं। वहाँ पर किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी सत्ता, लोग जो हैं वो अपने देश के लीडर चुनेंगे। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी क्या कहा जाता है कि 21st सेंचुरी, या फिर अगर बात की जाए अभी तक की जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं पूरे विश्व में, उसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों के जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं, ज़्यादातर लोगों के अधिकारों को संरक्षण मिलता है। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका रिपब्लिक है। रिपब्लिक कहता है आपका कि किसी भी देश का जो हेड होगा, जैसे हमारे देश के हेड है कौन, राष्ट्रपति, तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। अभी मैं आपको मोनार्क का सिस्टम का आइडिया दे रहा था, जैसे इंग्लैंड में राजा का बेटा राजा बनता है या फिर रानी है, तो वो मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भी आप देखेंगे कि कोई इंडिया का रिपब्लिक, इंडिया का जो कोई भी ऑफिशियल पेपर छपता है तो उसमें आप क्या पाएंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ पाएंगे। क्योंकि हमारा देश क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, मतलब यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा वो हमेशा कौन रहेगा, इलेक्टेड रहेगा। तो ये वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं आगे, यहाँ पर बात की जा रही है जस्टिस की। अब देखिए ये चीज़ें कई लोग छोड़ देते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। इवन ये जो आप ऊपर के आपके वर्ड्स हैं ना, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि वो पूछ लेंगे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रियम्बल है वहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, सोशल के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में। जैसे कि वो आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वहाँ पर बात की जा रही है जस्टिस की, लेकिन ये जस्टिस कौन सी जस्टिस की बात की जा रही है, तो ये जस्टिस है आपकी कौन सी, सोशल, कि यहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जिसको इलेक्शन लड़ना अलाउड है और बाकियों को मना कर रखा है, या फिर इकोनॉमिकली अगर किसी को कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं या फ़ायदा मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही मिल रहे हैं, बाकियों को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बात करें दूसरी, एक तो जस्टिस होगी सबसे पहले आपकी, उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी कौन सी हो जाएगी, लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ द थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड द बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिबर्टी किसकी बात कर रहे हैं, थॉट्स की, मतलब कि कोई कुछ भी सोच सकता है, सोचने पे किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अभी अगर आपने देखा होगा जो खालिस्तान का मुद्दा था उसके अंदर जो पर्सन था जिसको कन्विक्ट किया गया है, उन्होंने जब भी अपनी स्टेटमेंट दी थी मीडिया के अंदर तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे देश का संविधान है वो हमें अलाउ करता है अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अपनी बात रखने के लिए अलाउ करता है, लेकिन यू कैन नॉट यूज़ दी आर्म्स और दी
अदर काइंड ऑफ थिंग्स जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स ज़रूर है, आप कोई भी चीज़ सोच सकते हैं, इवन जो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर बात आए एक्सप्रेशन की तो आप उसे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ पर धर्म का बहुत ज़्यादा इशू है कि बहुत सारे सेक्ट बने हुए हैं, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आसाराम बापू हैं, ये कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स थे जिनके बहुत सारे बिलीवर्स थे। तो सरकार ने जब इनको अरेस्ट किया, जब किस केस के अंदर वो अंदर गए आसाराम बापू जी, तो सरकार ने तो मना नहीं किया बाकी लोगों को कि आप ये जो आपका बिलीव है, जो उनके अंदर आप ये धार्मिकता देखते हैं, उसको बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। लिबर्टी है हमें थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की। उसके बाद फेथ एंड वर्शिप, किसी में भी हम विश्वास कर सकते हैं और किसी भी तरह का हम वर्शिप कर सकते हैं। वर्शिप मतलब किसी भी चीज़ को पूजना, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा ये शब्द तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब क्या है वो देखिएगा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देश में क्या है, भाईचारा बना रहे। भाईचारा शब्द इसलिए यूज़ किया गया है कि जिस टाइम पर देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और धर्म के तौर पर। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कई रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बहुत सारे रिलीजन के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं अलग अलग, और उनके बीच में भी आपको भाईचारा देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो बिल्कुल सेपरेटली एक जगह पर रहती है और मुसलमानों के साथ कोई बातचीत नहीं है। मुसलमानों की कम्युनिटी की कोई सिखों के साथ है, हिंदू के साथ नहीं है, क्रिश्चियन के साथ नहीं है, बुद्धिज़्म के साथ नहीं है, जैनिज़्म के साथ नहीं है। सभी लोगों के बीच में भाईचारा है। ये चीज़ देखने में बहुत छोटी सी नज़र आती है क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं हमें बचपन से वो भाईचारा देखने को मिलता है। बट यकीन कीजिएगा कि अगर आप किसी और कंट्री में पैदा होते और फिर अगर आप इंडिया के अंदर आते और आप देखते कि डिफरेंट रिलीजन के लोग, जैसे कि मान लीजिए आप मिडल ईस्ट की किसी कंट्री में पैदा होते और वहाँ पे सारे क्या हैं, इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं, और उसके बाद अगर आप इंडिया में आते तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग कितने प्यार से आपस में रहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के कंटेक्स्ट में ऑल ओवर जो वर्ल्ड को नज़र आती हैं। उसके बाद ये चीज़ें होगी जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका क्या बनता है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शुरुआत देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, मतलब हम भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत को कैसा बनाएंगे। नीचे इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है कि कैसा कैसा होगा। उसके बाद लास्ट में लिख रहे हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपने संवैधानिक सभा में इसको किस दिन, 26 ऑफ द नवंबर 1949, मतलब 26 जनवरी सॉरी जो 26 नवंबर है 1949 को, उससे वहाँ पर अडॉप्ट भी कर रहे हैं, एनेक्ट भी कर रहे हैं, एंड गिव टू दी अवर सेल्फ टू दी दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को ही दे रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग अवर सेल्फ। तो क्या है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो आपका जो किसी और की द्वारा हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों ने अपने आप को दिया है। तो ये आपके कई क्वेश्चन यहाँ से प्रियम्बल से निकल जाते हैं जो आपकी वर्डिंग से ही है। अब ये तो हो गया इसके शब्द या फिर जो इसकी वर्डिंग लिख रखी है उसके ऊपर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके बाहर से आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वो क्या है। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ये एक परिचय है, पहचान है, या फिर विषय सूची, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ से पढ़ के, प्रियम्बल पढ़ के, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पॉलिटी की समझ है, इन टर्म्स की समझ है, वो इजीली प्रियम्बल को पढ़ के ये बता सकता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिख रखा होगा। एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर सकता है। दैट आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑब्जेक्टिव, कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर दिया है और क्या हम आगे अचीव करना चाहते हैं, ये हमारा प्रियम्बल बताता है। इट वॉज अडोप्टेड, जैसे कि मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा के द्वारा। और ये इफेक्ट में कब आया,
26 जनवरी 1959। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। जिस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के तौर पे। अब देखिए प्रियम्बल होता क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही ये प्रियम्बल है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रियम्बल आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रियम्बल टर्म या फिर प्रियम्बल का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट फिलोसफी एंड द ऑब्जेक्टिव। डॉक्यूमेंट की फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करता है। इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशंस। कि भारत के जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनके कोर वैल्यूज़ क्या थी या फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो आपको प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा। द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया बेसिकली गिव्स एन आइडिया ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट का आइडिया देता है? सबसे पहले सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंडिकेट बाय द प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी जा रही है ना। हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो सॉवरन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, बट हु विल डिसाइड कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है या फिर रिपब्लिक है? पीपल ऑफ द इंडिया, लोगों ने खुद डिसाइड किया है। अब उसके बाद बात करें नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। सेकंड चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जो प्रियम्बल हमारा क्या बताता है कि इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसका नेचर कैसा होगा। क्या वो आपका सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है? बिल्कुल, ये हमारा प्रियम्बल हमें बयान करता है। उसके बाद बात करें स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो नीचे वाला हिस्सा था प्रियम्बल का, वो क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है जब प्रियम्बल पास हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई क्या करना है, हमने हमारे देश को डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है, वो चीज़ हो गया। लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इन प्रिंसिपल्स के साथ, मतलब कि सोवर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन प्रिंसिपल्स के साथ, सेक्युलरिज्म के साथ क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, दैट इज़ द अनदर थिंग जो हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो हमें क्या है, न्यायिकता जो है उसको अचीव करना है, जस्टिस जो है उसको अचीव करना है, न्याय को अचीव करना है, और लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को सिक्योर करना है किसी भी पर्सन की, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट और द रिलीजन, फॉर ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फर्टर्निटी टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी फर्टर्निटी को मेंटेन कर रहे हैं और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन उसको मेंटेन कर रहे हैं। भारत एक अखंड भारत आजकल टर्म यूज़ की जा रही है, खैर उसका मतलब बहुत डिफरेंट है जो लोग समझते नहीं हैं, बट हाँ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है उसे मेंटेन करके रखना है। उसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन, जो इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान देने वाली थी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ जो आपका इंडिया का है उससे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो प्रियम्बल है आपका, इसके ऊपर कई बार सवाल उठते हैं कि क्या इसे अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इन सवालों का जवाब ये रहा कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसे अमेंड किया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसको कहा जाता है केशवनंदा भारती केस। ये केशवनंदा भारती केस जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि बिकॉज प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे अमेंड किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और साथ में कह दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल लीजिए, और ये जो आपका प्रियम्बल है ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो अमेंड नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं जो कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, कल को अगर सरकार कह दे कि हमें डेमोक्रेसी नहीं रखनी है और डेमोक्रेसी शब्द को प्रियम्बल से हटा दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर सरकार को पावर मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है जो सरकार को पावर देता है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकता है। बट साथ में उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूलभूत ढांचा जो है हमारे देश को चलाने का, उसको डिस्टर्ब सरकार नहीं कर सकती किसी भी हालत में। तो
यहाँ पर आपके 2 सवालों का जवाब मिल गया। पहला ये कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द सेकंड थिंग इज कि उसको अमेंड किया जा सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल कैन नॉट बी डिस्टर्ब। नेक्स्ट बात करें, अब इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी प्रियम्बल के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिस टाइम पर इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, उस टाइम पर ऐड किए गए। अब देखिए 3 शब्दों से क्या ही फर्क पड़ता है अगर ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ये शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऐड किया यहाँ पे सोशलिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करेगी, डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अपना जो अपनी एंटिटीज़ या फिर अपनी कंपनीज उस तरह रहेगी ताकि जो समाज, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जूझना ना पड़े, उनकी राइट्स उनको मिले। सेक्युलरिज्म, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। सेक्युलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, तो सरकार ने इस बात पे भी ध्यान दिया, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, कि हम देश को सेक्युलर बनाए और इंटीग्रिटी का ध्यान रखें। तो ये 3 शब्द जो हैं आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किए गए। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरन एंड डेमोक्रेटिक, या आप देखेंगे प्रियम्बल जब स्टार्टिंग में देखा था हमने, वहां पर ऐड किए गए थे। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, ये बात की गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अब लेक्चर के लास्ट में अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे। सवाल इस तरह से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान है उसमें जो प्रियम्बल है उसमें कौन सा इनमें से जो शब्द है नहीं लिखा गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर या कम्युनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। उसके बाद सेकंड है, द सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड द सी इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन 1976। और जो डी है आपका, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आप इसको भूल जाइए, आप इन 3 में से आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इनके राइट आंसर हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी और अपडेट्स होंगी अब फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगी, तो वो सब आपके पास आती रहेगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।